भारत में बुढ़ापा पेंशन, ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बस एक आम सी सरकारी योजना है, लेकिन सच मानिए, इसका सफर बहुत दिलचस्प है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सफर को करीब से समझेंगे। कैसे ये व्यवस्था घर परिवार की जिम्मेदारी से शुरू होकर आज एक पूरी तरह से आधुनिक डिजिटल जीवन रेखा बन चुकी है। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी बदलती हुई सोच और समाज का एक आईना है। हम इस पूरी कहानी को 6 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे कि कैसे ये जिम्मेदारी परिवार से सरकार के कंधों पर आई। फिर इस सिस्टम की शुरुआत, इसकी असली जरूरत, राज्यों का रोल, आज के फायदे और कमियां, और आखिर में भविष्य की राह क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, परिवार से राज्य तक। आज की स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, प्राचीन भारत में बुजुर्गों की देखभाल करना पूरे जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फर्ज माना जाता था। लेकिन फिर दौर बदला, औद्योगिकरण हुआ और खास तौर पर ब्रिटिश काल आते आते सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों के समय में पेंशन जैसी चीज सिर्फ सरकारी या फौजी कर्मचारियों तक ही सिमट कर रह गई थी। आम जनता के लिए कोई सिस्टम था ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि गरीबी बेतहाशा बढ़ी और आम लोगों के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, पेंशन व्यवस्था का जन्म। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हालात ने एक नया मोड़ लिया। सरकार को यह एहसास हो गया था कि समाज के सबसे कमजोर तबके की देखभाल करना अब उसी की जिम्मेदारी है। इसे एक टाइमलाइन के नजरिए से देखते हैं। 1950 में हमारे संविधान ने बाकायदा साफ निर्देश दिया कि राज्य बुजुर्गों की मदद करे। इसी से प्रेरणा लेकर 50 और 60 के दशक में तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अपनी तरफ से शुरुआती कदम उठाए। लेकिन जो असली गेम चेंजर था ना, वो आया 1995 में। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया। अब आते हैं तीसरे अहम पहलू पर। आखिर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी योजना की अचानक इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे 4 बहुत बड़ी वजहें थीं। पहला, गरीबी बढ़ रही थी और उम्र दराज लोग शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते थे। दूसरा, शहरों की तरफ पलायन। युवा काम के लिए गांव से शहर जाने लगे, जिससे जॉइंट फैमिलीज टूटने लगीं और बुजुर्ग पीछे अकेले रह गए। तीसरा, हमारे किसान और मजदूरों के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं था। और चौथी वजह, बेहतर मेडिकल सुविधाओं की वजह से लोगों की उम्र बढ़ने लगी थी। इन सब ने मिलकर सरकार के दखल को बिल्कुल अनिवार्य बना दिया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, सिर्फ 75 रुपए। जी हां, 1995 में जब ये योजना शुरू हुई तो हर महीने सिर्फ 75 रुपए मिलते थे। आज शायद हमें लगे कि इतने पैसों में क्या होता है, लेकिन सच मानिए, उस दौर में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले बुजुर्गों के लिए ये एक बहुत बड़ी लाइफलाइन थी। इसी ने उन्हें पूरी तरह बेसहारा होने से बचाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, इस योजना का विकास और इसमें राज्य सरकारों का क्या योगदान रहा। जैसे जैसे वक्त बीता, चीजें और बेहतर हुईं। 2007 में इस योजना को एक नया नाम मिला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इसके दायरे को काफी बढ़ाया गया। खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा थी, उनके लिए आर्थिक मदद बढ़ा दी गई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, भारत में ये व्यवस्था असल में काम कैसे करती है। देखिए, केंद्र सरकार एक बेस अमाउंट यानी मूल राशि देती है, लेकिन इसके ऊपर दिल्ली, राजस्थान, यूपी और केरला जैसे राज्य अपनी तरफ से और पैसा जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पूरे देश में काफी मशहूर है। उन्होंने वक्त वक्त पर पेंशन की रकम बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि बुजुर्ग सच में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। हम आ गए हैं 5वें चरण पर, इस योजना का असली प्रभाव और सिस्टम की कमियां। आखिर आज जमीनी हकीकत क्या है? अगर हम आज की बात करें तो डिजिटल क्रांति ने पूरा खेल ही बदल दिया है। एक वक्त था जब बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के कई कई चक्कर काटने पड़ते थे। अब आधार कार्ड लाइए, अपनी उम्र का सबूत दीजिए, बैंक खाता लिंक कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। इस शानदार डिजिटल सिस्टम ने न सिर्फ फाइलों के ढेर को खत्म किया है, बल्कि बिचौलियों को हटाकर पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचाया है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। निष्पक्ष होकर देखें तो इसके बेजोड़ फायदे हैं। ये पैसा बुजुर्गों के लिए दवा और राशन का इंतजाम करता है, उन्हें एक आत्मसम्मान देता है। पर कमियां भी हैं। महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, उसके सामने ये पेंशन की रकम अक्सर बहुत छोटी पड़ जाती है। इसके अलावा कड़े डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में कई बार योग्य बुजुर्ग सिस्टम से बाहर रह जाते हैं।
और हाँ, निचले स्तर पर फर्जी लाभार्थियों वाली समस्या आज भी एक चुनौती बनी हुई है। तो अब आता है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, भविष्य की राह क्या है। आने वाले कल को देखें तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हमारी तेजी से बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी को संभालना। बढ़ती महंगाई के हिसाब से पेंशन की रकम को लगातार अपडेट करना होगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 100% योग्य लोगों तक ये मदद पहुंचे। और सबसे अहम बात, इन डिजिटल प्रक्रियाओं को इतना आसान बनाना होगा कि तकनीक किसी बुजुर्ग के लिए परेशानी ना बने। इसके अलावा सिर्फ पैसे से बात नहीं बनेगी, इसे एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के साथ भी जोड़ना होगा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये विचार एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक सभ्य समाज की पहचान इसी बात से होती है कि वो मुश्किल वक्त में अपने बुजुर्गों का कितना साथ देता है। बुढ़ापा पेंशन निश्चित रूप से उस दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या हम वाकई उन लोगों की पूरी तरह से देखभाल करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे आज को बेहतर बनाने में लगा दिया? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।